अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के एक और न्यू लेक्चर के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक जानदार के अंदर यानी हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ किस्में हैं, उन तमाम किस्मों का जिक्र करेंगे कि उन जानदारों के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यानी उनकी बॉडी से कौन सा एक्सक्रीटरी मटीरियल निकल रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किया जाता है। यानी हमारी बॉडी में कई सारे रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शंस में जो चीज़ें बन रही हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उस वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। तो वो प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, उनमें बनेगा। अब इसके अंदर जो फ़ायदा होता है वो कौन से फ़ायदे हैं हमारे पास? इसके फ़ायदे हमारे पास ये होते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। एक जानदार के अंदर वाटर का प्रेशर जो लगेगा, वाटर का जो बैलेंस होगा वो मेंटेन रहेगा। साल्स का जो बैलेंस होगा, साल्स का और वाटर का एक ख़ास तादाद सेल के अंदर चाहिए, वो बैलेंस रहेगा। और पीएच एक ऑर्गेनिज्म की भी मेंटेन रहेगी। पीएच का ताल्लुक भी वाटर और दूसरे केमिकल्स की वजह से होता है। दूसरे केमिकल्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो पीएच इंक्रीज होती है। तो पीएच वगैरह भी इसी एक्सक्रीशन के ज़रिए से कंट्रोल की जाएगी। अब इसके अंदर पहली बात तो ये है कि जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकल रहे हैं वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे उस वेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जब ब्रीदिंग होगी, सांस बाहर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जैसे अमोनिया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये जो है हमारी बॉडी में से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है और हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का ताल्लुक इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से होगा। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म का डिस्कस करें, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, उनका हैबिटेट अलग अलग होता है, वो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एनिमल्स मुख्तलिफ तरह के हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अलग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और कैरेटिनिन भी शामिल है। अब ये जो अमोनिया मेनली, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसा नहीं कि सारे एक ही वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। पानी वाले ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को निकालते हैं और जो ज़मीन वाले ऑर्गेनिजम्स है वो यूरिया और यूरिक एसिड को निकाल रहे होते हैं। तो अमोनिया क्योंकि ज़्यादा पानी रिक्वायर करती है, अमोनिया को ज़्यादा पानी चाहिए, तो इस वजह से पानी वाले जानदार इसे निकालते हैं, क्योंकि अमोनिया को मिक्स होने के लिए, टॉक्सिसिटी अपनी ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पानी का चाहिए। और ज़मीनी जानदार इतना ज़्यादा पानी अपनी बॉडी में से लॉस नहीं करना चाहते, तो वो यूरिया और यूरिक एसिड को अपनी बॉडी में से निकालते हैं। कैरेटिन का वैसे भी डिस्कस नहीं है आगे, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, एक और चीज़ ये भी यहाँ पर मौजूद है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे हर्बीवोर हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो इतना ज़्यादा यूरिया अपनी बॉडी में से नहीं निकालते, क्योंकि हर्बीवोर्स इतना ज़्यादा प्रोटीन हासिल नहीं कर रहे। प्रोटीन का मेन सोर्स गोश्त होता है। गोश्त में प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड के टूटने से अमोनिया बनेगा और फिर अमोनिया के बाद यूरिया बनेगा। तो क्योंकि हर्बीवोर्स के पास गोश्त नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा यूरिया भी नहीं निकाल रहे। कार्निवोर्स जो हैं वो गोश्त खाते हैं, तो उनके पास नाइट्रोजन वाले कंपाउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, यानी यूरिया वो ज़्यादा बनाते हैं। पानी की मौजूद होने पर भी डिस्कस होगा कि पानी ज़्यादा है तो अमोनिया रिलीज़ होगी, पानी कम है तो यूरिया या यूरिक एसिड रिमूव होगा। और तीसरा जो मामला है वो हैबिटेट का है, जगह का है। जैसे हमने वही बात की कि पानी वालों का अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है, और जो टेरेस्ट्रियल है वो जो है यूरिया या यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करे पानी को बचाने के लिए। तो हमने यहाँ पर बात किया कि हमारी बॉडी नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल रही है। अभी नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे हमने जिक्र किया, अमोनिया और यूरिया, ये प्रोटीन के टूटने से हासिल होते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगा, अमाइनो एसिड से फिर अमोनिया बनेगा और अमोनिया से फिर यूरिया बनेगा। लेकिन जो यूरिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक केमिकल होता है जिसको प्यूरिन कहा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज़ें होती हैं, फास्फेट ग्रुप, उसके अलावा पेंटोज शुगर और उसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ये प्यूरिन भी होगा, पायरामिडिन भी हो सकता है। प्यूरिन का मतलब होगा जिसके अंदर डबल रिंग मौजूद होती है, और पायरामिडिन का मतलब होता है जिसमें सिंगल रिंग होती है। जैसे आपने सुना हुआ एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन होते हैं क्योंकि इनमें
डबल रिंग प्रेजेंट होता है। और जो साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया या थायमिन हो गया, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे पास पायरिमिडिन होते हैं क्योंकि इनमें सिंगल रिंग पाई जाती है। तो प्यूरिन के ब्रेकडाउन होने से हमारे पास जो चीज़ हासिल हो रही है वो हमारे पास यूरिक एसिड हासिल हो रहा है। अब हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में। तो हमने जैसे कहा कि अमोनिया जो है एक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है और ये जो प्रोड्यूस होती है ये किस वजह से प्रोड्यूस होगी कि जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होते हैं तब जो है अमोनिया हमारे पास बनती है। ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है अमोनिया बनेगी। यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के पास एक ग्रुप होगा अमाइनो ग्रुप NH2। इस NH2 के रिमूव होने के बाद इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NH3 यानी अमोनिया बनेगी। अब इसके बारे में यही इस बॉक्स के अंदर बात लिखी हुई है कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अमोनिया बनता है और उन्हें अमोनियोटेलिक कहा जाएगा। जो अमोनिया को निकालेंगे उन्हें अमोनियोटेलिक कहा जाएगा। और ये जो है अमोनिया क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर है और बहुत ज़्यादा वाटर में ये अमोनिया को मिक्स कर सकते हैं। जो ज़मीनी जानदार है वो यूरिया या यूरिक एसिड को निकाल रहे हैं। यूरिया के निकालने वाले को यूरियोटेलिक कहा जाएगा और जो यूरिक एसिड को निकालेंगे उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाएगा। तो इन्हें जो है पानी का कम अमाउंट चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए। यानी यूरिया भी पानी कम लेती है और यूरिक एसिड तो उससे भी कम पानी लेती है। तो जिनको पानी की शॉर्टेज का मसला है वो जो है यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। अमोनिया पर वापस अगर आए तो ये अमोनिया पानी में सॉल्युबल होती है और हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसके अंदर भी सॉल्युबल होती है। अगर ये पानी में मिक्स होती है तो ये पानी की या हमारी बॉडी में अगर मिक्स होगी तो उसकी पीएच को ये बढ़ा देगी। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये ज़रूरी है कि अमोनिया कम तादाद में हो क्योंकि अमोनिया जैसे बढ़ेगी हमारी बॉडी की पीएच को डिस्टर्ब करेगी। अमोनिया पानी में अंदर जाकर के अपनी टॉक्सिसिटी भी खत्म कर देती है क्योंकि अमोनिया जब पानी में जाएगी, पानी में डिज़ोल्व होगी तो पानी में डिज़ोल्व होकर ये अमोनियम के पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पानी के अंदर किस तरह से होगा? पानी के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि पानी में H पॉजिटिव आयंस और OH के नेगेटिव आयंस होते हैं। अमोनिया H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये NH4 बन जाएगा और उसके अलावा OH नेगेटिव आयंस इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो OH नेगेटिव आयंस के बढ़ने की वजह से मामला ये होगा कि बेसिसिटी अल्कलाइन नेचर जो है वो बढ़ती जाएगी यानी पानी की पीएच इंक्रीज होती जाएगी। तो पानी की पीएच अमोनिया के होने से इंक्रीज होगी तो जानदार ये नहीं चाहते कि उनकी पानी की पीएच जो है बॉडी की पीएच वो डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए वो अपनी बॉडी में से अमोनिया को निकालते रहेंगे। अब ये जो अमोनिया है ये इनकी बॉडी में से फ्रेश वाटर में रहने वाले या मेरीन वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स है उनकी बॉडी में से डायरेक्टली जा सकती है। बॉडी में से या गिल्स में से सेल्स के जरिए से डिफ्यूजन से जा सकती है। लेकिन जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया को तो गैस की सूरत में निकाल रहे हैं लेकिन इसके अलावा इन पानी वाले जानदारों में यूरिया भी बनता है। यूरिया इनके यूरिन में होगा तो ये यूरिया को यूरिन के जरिए से रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें ज़मीनी जानदारों में, क्या उनमें कभी भी यूरिया नहीं बनता? तो पहली बात ये ज़हन में रखिएगा, यूरिया तब बनता है जब अमोनिया बनता है, अमोनिया से ही यूरिया हासिल होता है। तो अमोनिया पहले उनमें बनता है, अमोनिया को फिर चेंज कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के हासिल होने से यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इसे हमारी बॉडी से रिमूव किया जाएगा। तो अमोनिया जो है अल्कलाइन नेचर की होती है। अमोनिया अल्कलाइन होने का मतलब ये है कि ये बेसिसिटी वाली होती है और कोरोसिव होगी। कोरोसिव का मतलब है कि अमोनिया के कांटेक्ट में चीज़ें जो हैं वो गल जाती हैं और ये यूरिया से जो है 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को निकालेंगे उन्हें अमोनियोटेलिक हम कहेंगे। दोबारा से बात करें अगर हम यूरिया के बारे में, इसका फार्मूला आप ये नोट कर लें। इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा और ये वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये प्रोटीन के टूटने से बनेगा यानी अमाइनो एसिड के टूटने से बनेगा। जिनमें बनेगा वो मैमल्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे और समुद्र में रहने वाली कार्टिलेजियस फिशेस होंगी, शार्क्स जिनमें आ गई। तो इनके यूरिन में से यूरिया जो है निकलेगा। यूरिया को हम दूसरा कार्ब अमाइड भी कहते हैं। ये ना एसिडिक होती है ना अल्कलाइन होती है और पानी में काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो सकती है, इसलिए पानी में यूरिन बनकर ये हमारी बॉडी से निकलती है। लिवर इसको बनाएगा। लिवर कैसे बनाएगा? अमोनिया को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो फिर कुछ और कंपाउंड्स भी बनेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनेंगे बीच वाले, लेकिन जो फाइनल चीज़ बनेगी वो हमारे पास यूरिया बनेगी। इस पूरे प्रोसेस को यूरिया साइकिल या ऑरेंथाइन साइकिल हम कहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम यूरियोटेलिक कहेंगे। यूरिया जो है किडनी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करती है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का पार्ट होता है लूपा फिनले, तो वहाँ लूपा फिनले के अंदर यूरिया की मौजूदगी जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करा रही होती है।
अब यहाँ हम इस बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ बॉक्स के अंदर जो है यूरिया के फायदे का डिस्कस किया गया है कि यूरिया जो है हमारे पास नाइट्रोजन का जरिया है। तो क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन शामिल है तो इसमें से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने का काम करेगी। अब आगे इंसानों के हवाले से एक बात लिखी हुई है कि इंसानों के अंदर एक ब्लड के अंदर टेस्ट किया जाता है जिसे ह्यूमन ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट कहा जाता है। अब इस ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट जिसको BUN से हम ज़ाहिर कर रहे हैं, अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये चेक किया जाता है कि हमारी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। ब्लड में नाइट्रोजन को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना परसेंट जो है यूरिया अभी भी मौजूद है ब्लड के अंदर और कितना परसेंट जो है वो वेस्ट हो चुका है। तो इससे हमें रिमूवल ऑफ यूरिया और जो दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट है उनके बारे में हमें पता चलेगा। तो ये ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट जो हमारी बॉडी में किया जा रहा है ये हमारी किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए किया जा रहा है कि किडनी क्या अपना काम कर रही है, इन नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर रही है या नहीं कर रही। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। अगर हम यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो ये भी एक तरह का नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का। तो प्यूरिन जो कि न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होता है, इस प्यूरिन में से ये यूरिक एसिड बनाया जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यूरिन से मिलता है। प्यूरिन से किस तरह से मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होती है, तो यहाँ पर भी आप यूरिक एसिड के अंदर डबल रिंग को देख सकते हैं। तो ये प्यूरिन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यूरिया के फार्मूले को भी आप देख सकते हैं और उसके अलावा अमोनिया के फार्मूले को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को भी। मज़ीद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये एसिडिक कम होता है और ये पानी के अंदर कम सॉल्युबल होता है, और यूरिया जो है, अमोनिया जो है, ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब इसके बारे में बात करें इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, तो ये 10,000 गुना कम टॉक्सिक होता है अमोनिया के मुकाबले में। अमोनिया से जो सबसे कम टॉक्सिक होता है वो यूरिया होता है। यूरिया के बाद जो दूसरे नंबर पे है 10,000 गुना कम टॉक्सिक, वो हमारे पास यूरिया होता है। अब एनिमल्स जो हैं, जो मेनली यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे थे, उन्हें यूरियोटेलिक कह रहे थे, लेकिन जो मेनली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे उन ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब जो यूरिकोटेलिक हैं वो रेप्टाइल, बर्ड और कुछ हमारे पास इंसेक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनके अंदर यूरिक एसिड इनकी बॉडी से निकल रहा है। अब यूरिक एसिड अगर बॉडी टिश्यूज़ में पड़ा भी रहेगा तो इतना ज़्यादा कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता। अब यूरिक एसिड जो है जब निकलता है, जिस वेस्ट के अंदर मौजूद होता है यूरिक एसिड, वो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थिक पेस्ट लाइक हमें नज़र आता है। और यूरिक एसिड निकालने का मकसद ये होता है कि इसको कम पानी चाहिए होता है और एनिमल्स को फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में रखेंगे। तो इंसानों के अंदर भी यूरिक एसिड निकलता है, लेकिन हमारे अंदर जो 75% यूरिक एसिड निकलता है वो हमारी किडनीज़ में से निकलता है, और उसके अलावा कुछ जो यूरिक एसिड है 25% ये हमारी इंटेस्टाइन में से निकलेगा। इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जब वहाँ पर फूड पहुँचता है तो उस फूड में से हमारे पास जो वेस्ट मैटर होगा, उस वेस्ट मैटर के साथ ये हमारा यूरिक एसिड चला जाएगा। अब वही बात यहाँ पर मौजूद है कि प्रोटीन इसके टूटने से बनेगा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के टूटने से बनेगा अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप के बाद फिर उसके साथ जब हाइड्रोजन शामिल हो जाएगा तो बन जाएगा अमोनिया। और अमोनिया निकालने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं मेरीन ऑर्गेनिजम्स या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तब भी उनमें बोनी फिशेस आ जाती हैं। अमोनिया के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास यूरिया, और यूरिया निकालने वाले हैं मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स और कुछ कार्टिलेजिनियस फिशेस। उसके अलावा जो यूरिक एसिड है उसे निकालने वाले हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, और कुछ ज़मीन पर रहने वाले स्नेल जो मोलस्कस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।